क्या तीसरा विश्व युद्ध सभ्यताओं के टकराव के साथ शुरू होगा? क्या हम एक नए युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब 30 साल पहले एक अमेरिकन स्कॉलर सैमुअल पी हंटिंगटन ने दे दिया था। आज हम सैमुअल पी हंटिंगटन की थ्योरी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो ये कहती है कि आने वाले युद्ध देशों के बीच नहीं होंगे, बल्कि देशों की सभ्यताओं के बीच में होंगे। क्या यह सच साबित हो रहा है? और क्या कोल्ड वॉर के बाद दुनिया अब फिर से एक नए दौर के संघर्ष में प्रवेश कर चुकी है? आज के इस लेक्चर में हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को गहराई से समझेंगे, साथ ही साथ कोल्ड वॉर के कंसेप्ट को भी देखेंगे और देखेंगे कि करंट सिनेरियो में ये थ्योरी किस हद तक सही साबित हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी, अर्थात सभ्यताओं के टकराव वाला सिद्धांत। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी को प्रस्तुत किया गया था सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा। सैमुअल पी हंटिंगटन ने इस थ्योरी को 90s में प्रस्तुत किया था, कोल्ड वार के बाद। यहाँ पर मैंने कोल्ड वार के बाद की बात करी है, तो यहाँ पर आपको कोल्ड वार के बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप कोल्ड वार के कंसेप्ट को समझेंगे तो फिर उस समय की परिस्थितियों को समझ पाएंगे, जिस समय की परिस्थितियों में सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी थ्योरी को प्रस्तुत किया था। और फिर आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हंटिंगटन ने जब अपनी थ्योरी प्रस्तुत की थी और उन्होंने जो सोचा था वो वाकई में सच हो रहा है या गलत हो रहा है, उसका अंदाज़ा आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो उसके पहले हम बेसिक समझते हैं कि कोल्ड वार क्या था। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अगर हम बात करें तो 1945 से 1990 तक का जो समय है, मोटा मोटा बात कर रहा हूं मैं, ये वो समय था जब दुनिया कोल्ड वार से ग्रसित थी। कोल्ड वार में क्या था कि उस समय दुनिया में दो धुरी बन गई थी, अर्थात बोलें तो दुनिया में दो पहलवान थे। एक पहलवान था अपना यूएसए अमेरिका, और दूसरा था यूएसएसआर सोवियत संघ। 91 तक ये सोवियत संघ रहा, फिर बाद में अलग अलग देशों में टूट गया और रूस इसका एक पार्ट है यूएसएसआर का ही। लेकिन 91 में जैसे ही इनमें बिखरा हुआ, उसके बाद कोल्ड वार खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन कोल्ड वार के चूंकि हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर इस कोल्ड वार के पीरियड में जब ये यूएसएसआर था, तब इन दोनों के बीच में यूएसएसआर और यूएसए में एक तरह से एक दूसरे को चुनौती देने का काम चलता था। चुनौती देने का काम किस तरह से चलता था कि अगर यूएसए ने अपने यहाँ कोई एटम बम का परीक्षण किया है, परमाणु परीक्षण किया है, तो उसको जवाब देने के लिए यूएसएसआर भी अपने यहाँ परमाणु परीक्षण करता था। इस तरह से दोनों में हथियारों की होड़ हो गई थी। एक ने मिसाइल का परीक्षण किया है तो दूसरे ने भी मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, इसके अलावा अब एक और चीज, यहां पर दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे टकराव नहीं कर रहे, और दोनों ये भी जानते हैं कि हम एक दूसरे पर इन हथियारों से हमला नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे पर हमला करा तो फिर इस तरह से पूरा विश्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस समय लोग हिरोशिमा और नागासाकी की परिस्थितियों को देख चुके थे पहले। ठीक है, तो यहां पर केवल क्या हो रहा है कि एक देश दूसरे देश को डराने का काम कर रहा है, और दूसरा अपनी सुरक्षा का काम कर रहा है कि भैया तुम्हारे पास एटम बम है तो हमारे पास भी है, अगर तुम फोड़ोगे तो हम भी तुम पर फोड़ देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे गांव में होता है कि गांव में दो मजबूत पक्ष हैं, तो एक मजबूत पक्ष, दोनों में मजबूत पक्षों में नहीं बनती, दोनों विचारधारा के आधार पर अलग है, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, सीधे सीधे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम देखें तो कोल्ड वार में ये दो विचारधाराएं थी। दो विचारधाराएं अगर हम देखें तो उस समय यूएसए में पूंजी, यूएसए जो था वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। पूंजीवादी का मतलब यानी कि हर चीज ये बाजार के सुपुर्द करने पर विश्वास करते हैं। ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा ये ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ और ज्यादा से ज्यादा ऐश करो के कंसेप्ट पर काम करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहां पर गरीबों कमजोर वर्गों को ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, बल्कि मार्केट पर फोकस किया जाता है कि जिसकी डिमांड होगी उसी की सप्लाई होगी। ठीक है, ये बेसिक था पूंजीवाद का। तो ये पूंजीवाद के समर्थक थे, या यूं कहें कि मार्केट के समर्थक थे। ठीक है, और दूसरी तरफ था साम्यवाद, कम्युनिस्ट, है ना। ये हर चीज में सरकारी नियंत्रण चाहते थे। इसके अलावा ये बाजार के जो फ्री मार्केट होता है उसके कंसेप्ट के खिलाफ थे, और ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर वर्ग और जो समाज के पिछड़े वर्ग है उनको
ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का लाभ पहुंचाया जा सके और समानता के कंसेप्ट पर काम करे। इसका मतलब यह है कि अमीर गरीब को सबको समान दर्जे से रखा जाए, कोई भी ऊपर ना हो पाए और कोई भी नीचे ना हो पाए। ठीक है, इस तरह का कंसेप्ट था साम्यवाद का। यहाँ पर एक मोटा मोटा हमने समझा है, अभी इस पर डिटेल बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोल्ड वॉर में बेसिकली दोनों पक्ष विचारधारा आइडियोलॉजी के आधार पर एक दूसरे के सामने थे। अच्छा, हथियारों में होड़ कर रहे हैं, विचारधारा में होड़ कर रहे हैं, लेकिन दोनों आमने सामने नहीं लड़ रहे। अच्छा, ये जो चुनौती, एक दूसरे को चुनौती देने का काम जमीन पे ही नहीं कर रहे, अंतरिक्ष में भी कर रहे थे। 1957 में आपको मालूम होगा, 1957 में यूएसएसआर ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था। तो यूएसए को लगा कि भैया कि ये अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो ये हमारे लिए चुनौती है। तो उसके बाद अमेरिका ने भी अपना अंतरिक्ष में वर्चस्व बनाना चालू करा और फिर आगे देखते देखते ये चांद पर भी पहुंच गए थे। ठीक है, अब एक और चीज थी, ये एक दूसरे को सीधे सीधे तो फाइट नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही दुनिया में कहीं अन्य जगहों पर जो लड़ाई हो रही थी, जैसे कि अगर मैं बात करूं कोरियाई युद्ध की बात करूं, कोरिया में जो युद्ध हो रहा था, वियतनाम में जो युद्ध हो रहा था, उसमें ये क्या कर रहे थे, एक एक देश को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि मान लीजिए कि एक देश है जो कि यूएसए के गुट का है, ठीक है, उसकी फाइट किसी तीसरे देश से है, ठीक है, ये इसको सपोर्ट यूएसएसआर कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये दो देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इन दोनों के साथ में जो इनकी धुरियां है वो आमने सामने हो रही है कि एक देश को सपोर्ट कर रहा है यूएसए और एक देश को कर रहा है यूएसएसआर। ठीक है, तो इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से दूसरे देशों की भूमि पर जाकर ये एक दूसरे को चुनौती देते थे। ठीक है, आज भी जैसे देखा होगा आपने, बहुत सारी जगह यही होता है ना। जैसे कि हम सीरिया की बात करें तो सीरिया में क्या हो रहा था, सीरिया को एक तरफ ये रशिया सपोर्ट कर रहा था और दूसरी तरफ उसके अपोज में कौन था, अमेरिका था। ठीक है, तो वैसा का वैसा ही ये अखाड़ा बना रखा था कोल्ड वार के समय में भी इन दोनों धुरियों ने। ठीक है, अब इसमें यह होता था कि कोई देश, बहुत सारे देश जो छोटे छोटे देश थे, कुछ देश जो थे यूएसएसआर के पक्ष में थे तो वो इनके गुट में शामिल हो गए। कुछ जो देश यूएसए के समर्थक थे, इनकी आइडियोलॉजी को समर्थन करते थे, वो इनके गुट में शामिल हो गए। इस प्रकार से दुनिया दो गुटों में बन गई और एक तीसरा गुट था गुट निरपेक्ष, यानी कि किसी भी गुट में नहीं थे। ठीक है, जैसे कि बात करें इंडिया की, तो उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन का दौर भी चला, जिसमें तीन तरह के दुनिया में गुट थे। एक तो दोनों में से किसी गुट को समर्थन नहीं करते, और एक यूएसएसआर के गुट का था और एक यूएसए के गुट का था। ठीक है, तो ये कोल्ड वार 45-50 साल तक लगातार चलती रही। ठीक है, एक दूसरे को चुनौती देते रहे ये दोनों धुरियां, और इस तरह से पूरा विश्व अनेकों हथियारों का अड्डा बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद में, अच्छा, इनका जो प्रतीक था, ये कोल्ड वार का प्रतीक, वो था बर्लिन की दीवार। और आपको मालूम होगा बर्लिन की दीवार 1989 में जैसे ही टूटी तो ये माना गया था कि कोल्ड वार का प्रतीक भी उस समय खत्म हो गया। और फिर उसके बाद में 1991 में आपको मालूम है जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर बिखर गया, तो अब दुनिया में कोई यूएसए के सामने मौजूद नहीं रहा और फिर यह माना गया कि कोल्ड वार खत्म हो गई। ठीक है, अब कोल्ड वार तो खत्म हो गई क्योंकि भैया दो पहलवान थे, दो पहलवान में से एक पहलवान ने विड्रॉ कर लिया, तो एक ही बचा, तो एक अब किससे लड़ेगा, तो यह माना गया कि भैया कोल्ड वार का अध्याय खत्म हो गया। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हुई, फिर यहां से चालू हुई कि कोल्ड वार खत्म हो गई है तो अब दुनिया में संघर्ष, क्योंकि दुनिया पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार को देख चुकी थी, वो एक अलग टाइप का संघर्ष था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार को देखा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में कोल्ड वार को देखा, तो हर बार कुछ न कुछ युद्ध का एक सिलसिला चला आ रहा था। लेकिन अब बात हो गई कि भैया कि कोल्ड वार के बाद में अब किस तरह से दुनिया युद्ध करेगी आपस में, या दुनिया में कोई टकराव होगा आगे आने वाले समय में, तो वो किस तरह से होगा। तो इसको लेकर दो तरह की विचारधारा सामने आई। दो तरह की विचारधाराओं में एक थी लिबरल पर्सपेक्टिव, उदारवादी विचारक जिसमें आते हैं, उसमें फ्रांसिस फुकुयामा साहब की थ्योरी को हम देखेंगे। और सेकेंड विचारधारा थी रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, जो कि दुनिया को कोल्ड वार के बाद में एक वास्तविकता के नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, तो बात करें उदारवादी चेहरे फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में, तो फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी एक किताब लिखी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री, और द एंड ऑफ हिस्ट्री में ये विश्लेषण करते हैं
कि कोल्ड वार के बाद दुनिया किस तरह से होगी। ठीक है, अब ये चूंकि लिबरल चेहरे हैं तो यानी आशावाद से भरपूर होंगे और आशावाद के नज़रिए से ये देखते हैं कि कोल्ड वार के बाद दुनिया ग्लोबलाइजेशन के तहत एक पूरे वैश्विक गांव में तब्दील हो जाएगी। पूरी दुनिया एक गांव में तब्दील हो जाएगी ग्लोबलाइजेशन के कारण। ग्लोबलाइजेशन में एक देश दूसरे देश में से के एक देश दूसरे देश के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विचारों के कांटेक्ट में आएगा और फिर दूसरा देश दूसरे देश की अच्छी बातों को ग्रहण करने लगेगा। ठीक है, और इस तरह से पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक विचारों का आदान प्रदान होगा और दुनिया भर में डेमोक्रेसी फैल जाएगी। ठीक है, ये था फुकुयामा साहब का आशावादी नज़रिया। लेकिन अगर हम इसका विश्लेषण करें तो इसमें देखते हैं कि कोल्ड वार के बाद में आप क्या देखते हो कि इराक में सद्दाम हुसैन साहब आ गए, वो तो एक तानाशाह थे। लीबिया में गद्दाफी आ गए। ठीक है, म्यांमार में सैनिक शासन आ गया, पाकिस्तान में सैनिक शासन आ गया। इस तरह के कई सारे देशों में आपने इस तरह की गतिविधियां देखी होगी। तो कहीं ना कहीं तक ये जो कंसेप्ट था कि दुनिया में डेमोक्रेसी फैलेगी, ह्यूमन राइट के वैल्यू को लोग समझेंगे, वो चीज़ भी पूरी तरह से सही साबित होते हुए नहीं दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर फुकुयामा साहब का कंसेप्ट हमने समझ लिया। दूसरा जो था रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, जो कि दुनिया को वास्तविकता के नज़रिए से देखते हैं कि कोल्ड वार के बाद दुनिया कैसी होगी। तो उसमें दो तीन थिंकर के नाम सामने आते हैं। उसमें एक सैमुअल पी हंटिंगटन, कैप्लान साहब और जॉन मर्शिमर। ठीक है, अब इन तीनों में भी सबसे अलग नज़रिया जो दिया था वो दिया था सैमुअल पी हंटिंगटन ने। सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी में कोल्ड वार के बाद दुनिया किस संकट से गुजरेगी, दुनिया के देशों में यानी कि 90s के बाद दुनिया के देशों में जो संघर्ष होगा वो किस आधार पर होगा, उसकी बात उन्होंने करी थी और उस बात को उन्होंने अपनी यूनिक ढंग से रखा था। इसलिए ये थ्योरी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए आज हम लेक्चर में बात करने वाले हैं सैमुअल पी हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी को। अब सैमुअल पी हंटिंगटन की जब आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन को आप जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन कि कोल्ड वार के बाद वैश्विक संघर्ष जो होगा दुनिया में उसका कारण क्या होगा, क्या कोल्ड वार के बाद दुनिया में जो आइडियोलॉजिकल वार छिड़ी थी, जैसे कोल्ड वार में एक तरफ था पूंजीवाद और एक तरफ था साम्यवाद, दोनों आइडियोलॉजी के आधार पर लड़ रहे थे। और पूंजीवाद चाहता था कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद के विचार फैले, साम्यवाद चाह रहा था पूरी दुनिया में साम्यवाद के विचार फैले। एक तरह से लड़ाई थी विचारधारा की। लेकिन कोल्ड वार के बाद ये विचारधारा की लड़ाई इतनी अहम रहेगी या नहीं रहेगी, उसके प्रश्न का जवाब हमको मिलेगा कहाँ से, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी से। ठीक है, दूसरा सभ्यता और संस्कृति के अंतर ही संघर्षों का प्रमुख कारण रहेगा। हंटिंगटन साहब की इस थ्योरी में ये बताते हैं कि जो अलग अलग देश में अलग अलग सभ्यता होगी और जो सभ्यता और संस्कृति में जो अंतर होगा वही संघर्ष का मेन कारण बनेगा कोल्ड वार के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सभ्यताओं का अंतर धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर होगा और उसी के आधार पर संघर्ष भी होगा। ठीक है, फिर इसी थ्योरी में हंटिंगटन साहब ये भी बताते हैं कि विश्व में कितनी सभ्यता है, टोटल 8 सभ्यता है और विश्व पूरा 8 सभ्यताओं में ही बटा हुआ है। और ये 8 सभ्यता क्या करेगी, एक जगह पर अपने सभ्यता का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगी और जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगी यानी कि अपनी सभ्यता की विचारधारा को दूसरे पे थोपने का प्रयास करेगी तो फिर क्या होगा, संघर्ष होगा। और ये संघर्ष का एक नया तरीका है कोल्ड वार के बाद का। ठीक है, इसलिए इनकी थ्योरी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आते हैं थ्योरी पर। देखिए, हंटिंगटन साहब बताते हैं कि पूरा विश्व 8 अलग अलग सभ्यताओं में डिवाइड है। 8 अलग अलग सभ्यता कौन सी है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आती है पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में आप यूएसए को शामिल मान सकते हैं, पश्चिमी यूरोप को शामिल मान सकते हैं। इस्लामिक सभ्यता की बात करें तो मध्य पूर्व के देश हो गए, अरेबियन कंट्रीज, इराक, ईरान, पाकिस्तान, ये सब इस्लामिक सभ्यता का नेतृत्व करते हैं। ठीक है,
फिर एक सभ्यता है सीनिक या चीनी सभ्यता, जो कन्फ्यूशियस के विचारों से प्रभावित है। थोड़ा यानी कि उसका एक चीनीकरण भी हुआ बुद्धिज्म का वहाँ पर। तो इसमें चीन, कोरिया, ये सारे देश सीनिक और चीनी सभ्यता वाले देश है ना। फिर आता है जापानी सभ्यता, पांचवे पे आती है हिंदू सभ्यता। हिंदू सभ्यता में अगर हम बात करें तो हिंदू सभ्यता में इंडिया के साथ साथ नेपाल को भी हम शामिल मानते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्थोडॉक्स सभ्यता। ऑर्थोडॉक्स सभ्यता, इसमें रशिया आ जाता है, पोलैंड आ जाता है, हंगरी आ जाता है। ऑर्थोडॉक्स सभ्यता का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सभ्यता जो कि पुराने विचारों को मानती है, पुराने सामाजिक संस्कार, रीति रिवाज, धार्मिक परंपराओं पर को एक तरह से जकड़े हुए रहती है और धर्म में, समाज में, संस्कृति में मॉडर्नाइजेशन का विरोध करती है। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स सभ्यता, इसमें रशिया आ जाता है। ठीक है, लैटिन अमेरिकी सभ्यता जो कि ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में दिखती है, और अफ्रीकन सभ्यता आपको अफ्रीकन नेशंस में दिखती है। ठीक है, यहाँ पर सभ्यता का भी कंसेप्ट समझना जरूरी है। सभ्यता का मतलब होता है कि एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जब बहुत सारे लोग ग्रुप में रहते हैं, तो ग्रुप में रहते हुए वो कई सारी एक्टिविटी करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, पशुपालन करते हैं, इस तरह की अनेकों एक्टिविटी करते हैं। एक सामाजिक परंपराओं का निर्वहन भी करते हैं, शादियां भी होती है, कई तरह की सामाजिक एक्टिविटियां होती है। फिर एक्टिविटी करते हुए इनका एक अपना धर्म डेवलप होता है, ये अपना कला संस्कृति को डेवलप करते हैं, निर्माण के कार्य करते हैं, और इस तरह से फिर स्टेप बाय स्टेप एक गांव कन्वर्ट होता है, फिर गांव से शहर होता है, फिर शहर से राष्ट्र बनता है, और पूरा राष्ट्र फिर एक सभ्यता में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम हिंदू सभ्यता की बात करते हैं। ठीक है, तो हिंदू सभ्यता में अगर हम बात करें तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, वैदिक सभ्यता, ये क्या था कि जब बहुत सारे लोग एक ग्रुप में रहते थे, अलग अलग एक्टिविटी करते थे, उनके अपने आचार व्यवहार होते थे, सामाजिक रीति रिवाज होते थे, धार्मिक परंपराएं होती थी, और फिर वो एक सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाते थे। ठीक है, तो हिंदुज़्म की बात करें तो हिंदू का अपना एक धर्म है, अपना एक आचार व्यवहार है, अपनी एक संस्कृति है, और इस आधार पर हम एक हिंदू सभ्यता के देश कहलाते हैं। ठीक है, वैसे ही ये 8 अलग अलग सभ्यताएं होती है। अब हटिंगटन साहब अपनी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी में बताते हैं कि कोल्ड वार के बाद में होगा ये कि एक सभ्यता दूसरी सभ्यता पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का कोशिश करेगी। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मुझे चाय पसंद है, आपको कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, अब ये मेरी एक आइडियोलॉजी है कि मुझे चाय पसंद है, आपको कॉफ़ी पसंद है, लेकिन मैं चाहूँ कि भैया आप चूंकि मेरे पास आए हो तो आपको भी चाय ही पीनी पड़ेगी, आप कॉफ़ी नहीं पी सकते हो, क्योंकि चाय अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, तो एक तरह से मैं कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट को नकार रहा हूँ, आपके कॉफ़ी में क्या अच्छी चीज़ है उसको नकार रहा हूँ, और मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं अपनी चाय को आपको पिलाऊं। ठीक है, तो एक तरह से मैं अपनी विचारों को आप पर थोपने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, टकराव होगा। और हटिंगटन साहब यही बताते हैं कि यहाँ पर भी यही होगा कि एक सभ्यता दूसरी सभ्यता पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करेगी, और उसी वर्चस्व को स्थापित करने के प्रयास में ही क्या होगा, संघर्ष होगा। अब अगर हम देखें कोल्ड वार के बाद में तो कई जगह आपको इस तरह के संघर्ष दिखते हैं। जैसे आप देखोगे पश्चिमी और इस्लामिक सभ्यता का संघर्ष, तो पश्चिमी और इस्लामिक सभ्यता का संघर्ष आपको नज़र कहाँ आएगा, 9/11 का जो अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो थोड़े दिन पहले ही इस्लामिक स्टेट का कंसेप्ट आया था। इस्लामिक स्टेट का कंसेप्ट आया था, आपने अबू बगदादी का नाम सुना होगा। बगदादी ने क्या करा था, इराक के एक के बाद एक शहरों पर कब्जा करा था, फिर उसके बाद में सीरिया में उन्होंने इंटरफेरेंस किया था, और उनका जो कंसेप्ट ये था कि पूरे विश्व का इस्लामीकरण किया जाए और पूरा विश्व इस्लाम के आधार पर चले। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या था, अपनी सभ्यता को दूसरे पर थोपने का प्रयास था। ठीक है, और ये किस आधार पर संघर्ष हो रहा है, ये सभ्यता के आधार पर हो रहा है कि एक सभ्यता चाह रही है कि दूसरी सभ्यता पर
वर्चस्व स्थापित करे। ठीक है, तो ये एक इस्लामिक स्टेट का कंसेप्ट आपने देखा। फिर उसके बाद में 9/11 का हमला हुआ। ठीक है, ये एक तरह से पश्चिम और इस्लामी सभ्यता के बीच के संघर्ष को बताया। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो पश्चिमी सभ्यता और ऑर्थोडॉक्स सभ्यता, अभी आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हो रही है वो पश्चिमी सभ्यता और ऑर्थोडॉक्स सभ्यता के बीच का संघर्ष है। अब सभ्यता के आधार पे क्या देखो आपने, अगर देखें तो यूक्रेन ने क्या किया था, यूक्रेन ने कुछ दिन पहले रशियन लैंग्वेज को वहाँ पर एक तरह से प्रतिबंध करने का प्रयास किया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाह रहा था, नाटो जो कि पश्चिमी देशों का एक गुट है। ठीक है, और रूस को यही लगा कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं ये पश्चिमी सभ्यता वाले जो देश है वो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता पर हावी होने का प्रयास करेंगे। तो आप हटिंगटन की थ्योरी को रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, पश्चिमी सभ्यता और ऑर्थोडॉक्स सभ्यता के बीच की लड़ाई थी। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर हम बात करें तो हिंदू और इस्लामिक सभ्यता के बीच में फाइट हो रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हो रहा है। पाकिस्तान के कई आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले करते हैं। हमारे देश में आपको मालूम होगा अजमल कसाब का एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। वो भी कसाब का जो हमला हुआ था वो क्यों था, क्योंकि भारत को एक तरह से इस्लामिक सभ्यता के तहत दबाने का प्रयास था। ठीक है, तो ये इस्लामिक सभ्यता और हिंदू सभ्यता के बीच का संघर्ष का उदाहरण था। फिर अगर हम बात करें तो चीनी और पश्चिमी सभ्यता के बीच को देखें तो चीनी और पश्चिमी सभ्यता का उदाहरण अगर आज के तारीख में आपको दिख रहा है कि अमेरिका चीन पर वर्चस्व हासिल करना चाह रहा है और चाइना अमेरिका पर वर्चस्व हासिल करना चाह रहा है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि वो आर्थिक रूप पर एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक के साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे की सभ्यता का वर्चस्व स्थापित करने का भी दावा छुपा हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें तो अभी आर्थिक रूप में देखें तो एआई को लेकर कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, अमेरिका ने अपना ओपन एआई के तहत चैट जीपीटी डेवलप किया, एक एलन मस्क ने ग्रोक एआई डेवलप किया, फिर चाइना ने उसको चुनौती देते हुए डीप सीक को प्रपोज कर दिया। और आपको मालूम ही होगा जब चाइना ने डीप सीक प्रपोज किया तो जो वहाँ पर जो चिप बनाने वाली जो एआई के लिए जो यूज़ होती है चिप, एनवीडिया कंपनी, उस एनवीडिया कंपनी के शेयर एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गए थे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सबसे पहले यही बोला था कि ये कहीं न कहीं चीन के द्वारा दी गई एक तगड़ी चुनौती है और इसलिए एआई के क्षेत्र में अमेरिका को और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तरीके से एग्रेसिव रूप से काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको ज़रूर लगता है कि आर्थिक है, लेकिन आर्थिक के साथ साथ ये चीज़ें एक दूसरे की सभ्यता पर वर्चस्व स्थापित करने का भी प्रयास है। ठीक है, क्योंकि अगर हम आर्थिक बात करें तो आर्थिक मामला वहाँ मिलता है, जैसे कि अमेरिका में दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं मेनली बड़े पैमाने पर, एक ओपन एआई चैट जीपीटी वर्सेस एलन मस्क का ग्रोक एआई। दोनों पहले एक साथ में थे, फिर दोनों अलग हुए। ठीक है, अब दोनों अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे तो ये एक तरह का आर्थिक मसला है। ठीक है, लेकिन अगर ये चीन से संघर्ष करेंगे तो चीन से संघर्ष करने का मतलब ये है कि भैया चीन की सभ्यता हमारी अमेरिकन सभ्यता से आगे न निकले, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या किसी भी और क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे भी सभ्यता का कंसेप्ट जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस तरह के अनेकों संघर्ष आप विश्व में देखते रहते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कंसेप्ट। अब यहाँ पर कुछ थिंकर ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी को नकारा भी है, और नकारने का कारण ये था कि उनका ये मानना था कि दुनिया में सभ्यता के आधार पर संघर्ष नहीं हो रहा है, बल्कि आर्थिक आधार पर हो रहा है, राजनीतिक आधार पर हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हद तक देखें तो हटिंगटन की थ्योरी में आपको सिविलाइजेशन का कंसेप्ट भी नज़र आएगा कि जितने भी दुनिया में संघर्ष हो रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं छोटे छोटे पैमाने पर आपको सिविलाइजेशन वाला कंसेप्ट लगेगा ही। क्योंकि देखो अमेरिका बात करता है किसकी, अमेरिका फर्स्ट की। ठीक है, इंडिया बात करता है इंडिया फर्स्ट की। इंडिया फर्स्ट
अमेरिका फर्स्ट, चाइना फर्स्ट। ये फर्स्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट का मतलब ये है कि हम सबसे आगे हो, ठीक है? तो इसलिए ये कहीं न कहीं हंटिंगटन की थ्योरी हमको सही साबित होते हुए दिखती है। लेकिन अगर इसी तरह से चला तो विश्व में कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। लेकिन उसके टकराव को रोकने के लिए एक ही तरीका है कि हम एक दूसरे के विचारों को सम्मान दें, एक दूसरे के विचारों को देखें। अगर दूसरे के विचारों में कोई अच्छे तत्व हैं तो उसको हम ग्रहण करने का प्रयास करें। और यही प्रयास के तहत हमने हमारा भारत का संविधान भी बनाया था। अगर हम उसी के अनुसार, उसी कंसेप्ट पर दुनिया भी चले तो दुनिया भी, अगर आज की बात करें तो अलग अलग देशों में जो संघर्ष हो रहे हैं उसमें दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बात करें, दोनों एक दूसरे के विचारों को सम्मान देने का प्रयास करें, तो फिर ये रूस, यूक्रेन, अमेरिका, चाइना, ये सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे और दुनिया एक तरक्की की राह पर आगे चलेगी। ठीक है? तो ये था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कंसेप्ट। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी तरह के डिटेल लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो 100% रिफंड पॉलिसी के साथ अपने सारे कोर्सेज अवेलेबल कराता है। तो अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही अथर्व एग्जाम वाइज के अन्य कोर्सेज परचेज करें। थैंक यू।